नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, इसमें क्लास 7 का आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पहुंच चुके हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें लिखा हुआ है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां और परिवहन संचार। अब हम लोग आते हैं कि जैसे देखिएगा कि बस्तियां का किस प्रकार विकास हुआ, परिवहन और संचार का किस प्रकार, ये ज्योग्राफी के लिहाज से किस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। एक बात क्लियर है। तो प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना प्रारंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो इतिहास का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आप देखते हैं कि कृषि का विकास जब हुआ तो चीज़ें अस्थायी होने लगी, अर्थात वह अस्थायी घर बनाने लगा। ठीक है, सबसे पहला जो टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री का वो पहिए का था। फिर ये आप एग्रीकल्चर देखिएगा। फिर आधुनिक मानव द्वारा जो विज्ञान के प्रौद्योगिकी का खोज हुआ, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदलते चली गई, है ना। अब यहाँ देखिएगा बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध तथा भूमि उपजाऊ थी। तो एक बात क्लियर है कि नदी घाटियों में ज़्यादातर हमारी सभ्यता क्यों पनप रही थी, क्योंकि वहाँ पे आपका जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती थी और साथ ही साथ जो निकट का जो भूमि है वो उपजाऊ ज़्यादा होती थी, जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा व्यापक स्तर पर परिवर्तन और अग्रसित हो रहा था। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटियों के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, अहवांगी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता को याद है? तो हम लोग आप जैसे देखिएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि नदी घाटी के बगल में जो सभ्यता विकास हो रहा है वो सिंधु नदी के बगल में है। टिग्रिस, नील, वाघी, इन सारी नदियों के बीच में सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बस्तियां अस्थाई या अस्थाई हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थाई कहा बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं। अर्थात देखिएगा कि जहाँ घने जंगल है, हम लोग देखते हैं ऋतु प्रवास का जो एक टर्म आता है जिसको माइग्रेशन बोलते हैं, है ना, कि अगर यहाँ से ऋतु प्रवास अर्थात कि निश्चित समय में जब आपका क्लाइमेटिक जो बिहेवियर है वो हार्श होने लगती है, तब क्या होता है, चाहे वो पक्षी हो, मनुष्य हो, अपना आवास को छोड़ देता है कुछ समय के लिए, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है ना। तो वैसे जो बस्तियां निर्माण होता है, जैसे घने जंगल, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान में पर्वतों की निकासी अक्सर अस्थायी बस्तियां होती है। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास, है ना, करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों के लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो फिगर में दिख रहा है आप स्पष्ट रूप से किस प्रकार ये बस्तियां हैं जो निर्माण हुआ है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ दिया गया कि कुछ ऊपर में संवाद दिया गया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देखिएगा ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियां दो विभिन्न प्रकार के चित्रण आप हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो होती है किस पर आधारित होती है, ज़्यादातर क्या है आपका, कृषि है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, दस्तकारी है, पशुपालन है। ठीक है, और ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोग के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार बस्तियों की मुख्यतः देखिएगा यहाँ पे लिखा, मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिलिट पर घर बनाए जाते हैं। देखिएगा जहाँ यहाँ पानी बार बार आ जाती है, इसलिए ऊंचे प्लेटफॉर्म में घर बनाया जाता है ताकि पानी से नुकसान कम हो, है ना। उसके बाद देखिए कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारें वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनके बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि नगरीय क्षेत्र का जो आपका एक्टिविटी है मनुष्य का, वो क्या है, आप देखिएगा कि जैसे व्यापार हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया
और लोक निर्माण जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होती है ना। तो अपने राज्य में कुछ गांव और शहरों को नाम लिखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं परिवहन का विकास के बारे में थोड़ा सा देखिए कि परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे मान के चलिए बाय रोड, अभी जितना भी गुड्स है या फिर लोग का वो बाय रोड जो कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट आपका 40% कंट्रीब्यूशन है, राइट, है ना। तो उसी पर हम लोग देखते हैं कि जो रोड का परिवहन है, पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे, अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। तो पुराने ज़माने का जो बात की गई है परिवहन के लिए, वहाँ पशुओं का इस्तेमाल करते थे सामान को एक जगह से ले जाने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी परिवहन के पशुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है ना, तो दक्षिण अमेरिका होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंडीज पर्वत क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते हैं। वे समुद्री मार्ग या थलीय मार्ग से आते हैं। हवाई यात्रा में परिवहन द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा केवल 6 से 8 घंटे समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि परिवहन जिस प्रकार विकास हो रहा है, अभी आप जाइएगा अफ्रीका से भारत आने में महीनों लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि हवाई जहाज का इस्तेमाल करें, यूरोप से भारत आने में महज आपका 6 से 8 घंटा, तो इस प्रकार देखते हैं कि परिवहन कितना द्रुत हो गया, कितना जल्दी होने लगी है ना। अब देखिए सड़क मार्ग के बारे में देखिए, कम दूरी यातायात में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग जो है आपका क्या है, वो सड़क है। सड़क दो प्रकार की है, एक पक्की दूसरा कच्ची। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थल, वनों, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों से एक है। तो यहाँ देखिएगा मनाली लेह राजमार्ग जो है विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों में भूमिगत सबवे भी बना जाता है। देखिएगा बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली वगैरह में जाइएगा तो एक सबवे होती है ना, अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद वही सबवे वहाँ भी निर्माण होता है। बड़े बड़े शहरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। फ्लाईओवर उत्कथित संरचना के ऊपर बनी होती है। अब यह देखिएगा ये सड़क मार्ग है पक्की और ये कच्ची मार्ग है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेलगाड़ी, रेल मार्ग। देखिए जायन से लहासा के बीच चलने वाली रेल मार्ग समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है, ठीक है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों को आवागमन एवं भारी सामान को ढोने के लिए कार्य में होता है। वाष्प की इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन में तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। तो वाष्प की देखिएगा, वाष्प की खोज जैसे वाष्प इंजन का जो खोज हुआ था, इसके बाद रेल मार्ग रेल परिवहन बहुत ही तेजी से विकास हुआ, जिसके माध्यम से परिवहन का सबसे ज़्यादातर इस्तेमाल और सबसे ज़्यादा तर दूर ले जाने सामानों को ले जाने के लिए रेल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिएगा डीजल एवं विद्युत इंजनों के व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आजकल तो आपका विद्युत इस्तेमाल किया जाता है। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है और उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। तो हम लोग देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई है, इसलिए दुर्गम जहां पर पहुंचना काफ़ी दुर्लभ है, वहां पर भी वो रेल मार्ग का विकास हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, या एशिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जैसे एक रेल मार्ग का चित्र दिया गया है, सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को है, उसके बाद ये कजान है, ये सारा रूस का है, ठीक है। उसके बाद एकटेरिनबर्ग है, ट्यूबिन है, ओस्माक है, ओम्सक है। यहाँ पे देखिएगा सबसे जो पूर्वी क्षेत्र है व्लादिवोस्तोक है ना, ये हाल फिलहाल हमेशा एक बार चर्चा में आया था। व्लादिवोस्तोक भारत के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपति के राष्ट्रपति द्वारा वहाँ एक समिट का आयोजन किया गया था व्लादिवोस्तोक में, और यह तय किया गया था कि जो रूस का पूर्वी भाग है और भारत को कनेक्टिविटी देने के लिए, जैसे चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक के कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यह प्रावधान किया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं जलमार्ग के बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ जैसे नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3, 4 इस तरह काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहा है ना। जैसे आप देखते हैं कि वाराणसी टू हल्दिया
ये आपका 1600 लगभग किलोमीटर है ना। तो ये जो जल मार्ग है वो विकास कहाँ से आपका उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कर दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि दक्षिण में आपका कृष्णा नदी के ये दक्षिण में केरल के एक नदी है, वहाँ से भी जोड़ दिया गया है। उस तरह सदिया धुबरी आप देख लेते हैं, असम और असम का जैसे राज्य जो ब्रह्मपुत्र नदी को कनेक्ट करता है, सदिया डुबरी है ना, वहाँ भी कनेक्शन आपका जोड़ दिया गया है वर्ल्ड वाटरवेज थ्री, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वाटरवेज का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, प्रारंभिक परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। मुख्यतः दो प्रकार का, एक अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्र मार्ग के जलमार्ग। तो अंतर्देशीय अर्थात देश के अंदर ही, जैसे एक जगह से दूसरे, अभी मान के चलिए पटना में बोल रहा है कि एक ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा, तो पोर्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बेसिकली किस पे, नदियों के बगल में हो रहा है। और पोर्ट इज द वेरी इसेंशियल फॉर द व्यापार के लिए, फॉर द आपका देख लेते हैं कि जो भी आप कमर्शियल एक्टिविटी होता है वो अगर पोर्ट ही नहीं रहेगा तो कैसे आप एक जगह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाइएगा, है ना। चाहे इनलैंड हो या फिर चाहे देश के अंदर हो, इंटर कंट्री हो, या फिर आपका एक्सपोर्ट हो जो इंटरनेशनली हो, है ना। ऐसा तभी हो पाएगा जब आपके पास बेहतर पोर्ट हो, है ना। तो यहाँ जलमार्ग की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप अंतर्देशीय जलमार्ग देखिए या समुद्री जलमार्ग देखिए, ठीक है। नामित नदियों जिलों उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे देखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, और हम लोग जानते हैं वहाँ ग्रेट लेक है, कनाडा वगैरह से शेयर जो करती है उत्तरी अमेरिका, है ना। अफ्रीका में नील नदी और समुद्र एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। पतन वही जो पोर्ट है आपका, है ना। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन, जैसे पतन देख लीजिएगा, एशिया में सिंगापुर काफ़ी वेल डेवलप्ड है, और इसका आप देखिएगा लॉजिस्टिक का आपका रिपोर्ट जो निकालती है उसमें देखिएगा आपका जो सिंगापुर का जो पोर्ट है वो काफ़ी हाई रैंकिंग वाला पोर्ट में आता है, ठीक है। उससे बाद देखिएगा मुंबई उत्तर अमेरिका का न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है ना। तो ये ज़्यादा कैप डाउन है, ये ज़्यादा डेवलप है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, यूरोप का लंदन, ठीक है। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं वायु मार्ग को। वायु मार्ग का डेवलपमेंट किस प्रकार हम लोग चाहे पूरे देश के आम नागरिक उड़ान योजना के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो हवाई मार्ग को बढ़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है। जैसे 20वीं सदी के आरंभ में विकसित परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत सबसे अधिक होने का कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे तूफान से भी प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर आगम स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने के लिए, भोजन, जल, कपड़े या दवाएं बांटने के लिए बहुत उपयोगी साधन है, ठीक है। महत्वपूर्ण जो हवाई पतन है, एयरपोर्ट्स है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा, ठीक है। चलिए संचार का आप देखते हैं, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट जो हुआ है उसमें संचार दूसरों के पास तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है, ठीक है। संचार के क्षेत्र में विश्व में सूचना क्रांति आई है। तो अब आता है देखिएगा इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, दैट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। कभी एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो आसानी से भेज देते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना। तो सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट में से संचार में तीव्रता आई है। तो सैटेलाइट संचार को तीव्रता में बढ़ावा दिया है। देखिए तेल की खोज, वनों का संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि सैटेलाइट के सहायक है। तो सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग क्या 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 कर सकते हैं, जैसे आप देखिए तेल का खोज कर सकते हैं, वनों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, भूमिगत जल की उसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना मात्रा में वहाँ जल उपलब्ध है ना। और खनिज संपदा को भी बारे में जान सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और आपदा पूर्व चेतावनी की बात भी कर सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, राइट। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे रेल, हवाई जहाज, सिनेमा हॉल टिकट आरक्षित करवा सकते हैं ना। और संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों की सेवाओं, संस्थाओं के बीच में आपसी संपर्क का संभव के कारण आज एक बृहद समाज के रूप में विकसित हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा कुछ दिया गया है। चलिए ठीक है,
यहाँ पे आपका दिया गया वायु मार्ग है, जल मार्ग है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।